नमस्कार, जोहार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आजाद जेपीएससी अकेडमी पर। आज मैं लाया हूं आप सभी के लिए कंप्यूटर सुपर टेस्ट टेस्ट नंबर 2। एक टेस्ट हो चुका है और इस टेस्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट किसके लिए टेस्ट है? सीजीएल के लिए। सीजीएल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन यानी 60 अंक यहीं से पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ जो एलडीसी की तैयारी में लगे छात्र छात्राएं हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और साथ ही साथ जितने भी कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैं आपको प्रश्न दिखाऊंगा, साथ ही साथ 4 विकल्प दिखाऊंगा। सही विकल्प का चयन करते हुए कमेंट बॉक्स में उत्तर देते रहिएगा। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा, ये आपसे पूछा गया प्रोग्राम के लिए विकसित पहली उच्च स्तरीय भाषा है, यानी हाई लेवल लैंग्वेज पूछा गया है। बेसिक, फोर्ट्रान, लोगो या कोबोल? उत्तर दीजिए, फटाफट उत्तर दीजिएगा आप सभी लोग। चलिए उत्तर बताइए फटाफट। जो सही जवाब देगा उसको थम्स अप मेरे तरफ से। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी उत्तर दीजिए। शानदार जवाब जिनका उत्तर आया है पहला का बी, फोर्ट्रान। और फोर्ट्रान क्या है? इस भाषा का विकास हुआ था आईबीएम कंपनी द्वारा। आईबीएम कंपनी में एक व्यक्ति थे जे.डब्ल्यू. बेकस साहब ने, ठीक है, जे.डब्ल्यू. बेकस साहब ने बनाया था इसे आईबीएम कंपनी में रह के। और साथ ही साथ ये पहली उच्च स्तरीय भाषा है। ये पहली उच्च स्तरीय भाषा, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर लूँ, ग्रीन कर लेता हूँ, राइट। ये पहली उच्च स्तरीय भाषा है, याद रखिएगा। ग्रीन भी ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा कलर चेंज करता हूँ। चलिए, ये पहली उच्च स्तरीय भाषा है। कौन सी होगी? फोर्ट्रान। ये क्या होगा? फोर्ट्रान इज राइट आंसर। दूसरे नंबर पे चलते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, BASIC। बताइए, उत्तर दीजिए फटाफट सभी लोग। दूसरा का उत्तर क्या होगा? व्यवसाय में, गणित में, बच्चों की शिक्षा में या सरल भाषा को सिखाने में? बेसिक। चलिए फटाफट उत्तर दीजिए, बाकी लोग भी दीजिए, बताइए मुझे। क्या बात है, शानदार जवाब। जिनका भी उत्तर आया है डी, बहुत बढ़िया, डी इज राइट आंसर। अब देखिए, बेसिक जो है इस भाषा का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? सरल भाषा को सिखाने में। तो जितने भी लैंग्वेज हैं सरल भाषा में सिखाने के लिए, तो ये कहा जाता है कि ये जो अन्य भाषाओं के लिए इसे नींव का पत्थर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नींव का पत्थर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अन्य भाषाओं के लिए इसे, यानी बेसिक को हम क्या कहते हैं? नींव का पत्थर भी कहते हैं। चलिए आज का तीसरा प्रश्न, कोबोल भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। व्यवसाय में, गणित में, बच्चों की शिक्षा में या डी, इनमें से कोई नहीं? उत्तर दीजिए तीसरा का। चलिए उत्तर दीजिए, मैं इसका फुल फॉर्म भी बताऊंगा। कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है? वाह, शानदार, सुपर जवाब। जिनका उत्तर आ गया हो अभी तक, देखिए जो दे रहे हैं उत्तर दीजिए बाकी लोग। सी मतलब होता है कॉमन, इसी में उत्तर छिपा है। सी मतलब होता है कॉमन, बी मतलब होता है, सीओ मतलब कॉमन, सॉरी, और बी मतलब बिजनेस, ओ मतलब होता है ओरिएंटेड। अब बताइए, उत्तर दीजिए अब। वाह, शानदार जवाब, ओरिएंटेड, ये वाला ई है, ओरिएंटेड है ना। लैंग्वेज को मैं शॉर्ट में अच्छा लिख देता हूँ, लैंग्वेज। तो इसका जो सही जवाब होगा, जिनका भी आया है ए, बहुत बढ़िया, थम्स अप। चौथा प्रश्न, उच्च स्तरीय भाषा में यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न सुधार लीजिएगा। यहाँ पे क्या होगा? उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में या मशीनी भाषा कह लें, मशीनी भाषा में बदलता है। यह है सही क्वेश्चन। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं 4 नंबर का। उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। कौन बदलता है? कंपाइलर, इंटरप्रेटर या A+B दोनों, या इनमें से कोई नहीं? उत्तर दीजिए 4 का उत्तर बताइए। शानदार जवाब है, कुछ लोग गड़बड़ जवाब दे रहे हैं। 4 का सही उत्तर दीजिए। सही उत्तर मेरे तरफ से थम्स अप रहेगा, बहुत बढ़िया। जिनका उत्तर आया है दोनों, देखिए दोनों का थोड़ा फंक्शन जरूर होता है, लेकिन दोनों क्या करता है? उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। 5 नंबर, असेंबलर का कार्य है। सोच समझ कर जवाब दीजिएगा।
इसको हटा देता हूँ। चलिए, बेसिक भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, आज जो टाइपिंग हुआ है वो मैं नहीं किया हूँ, आज जो टाइपिस्ट हमारे हैं वही किए हैं, तो थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग अगर हुआ हो तो माइंड मत कीजिएगा, है ना। असेंबलर का कार्य है बेसिक भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, उच्च स्तरीय भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, परिवर्तित कर लीजिएगा ना, या डी असेंबली भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में परिवर्तित करना। उत्तर दीजिए 5 का। वाह, शानदार जवाब जिनका उत्तर आ गया वो 5 का सी। असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित कौन करता है? तो ये करता है असेंबलर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। छठा नंबर, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है? कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है? पेज मेकर, वर्ड स्टार, एमएस वर्ड या उपयुक्त सभी? बताइए, उपयुक्त सभी, वर्ड स्टार, पेज मेकर या एमएस वर्ड? 6 नंबर का जिनका जवाब आया हो डी। बहुत बढ़िया, मैंने थोड़ा सा छेड़छाड़ क्या किया, आपका उत्तर ही डी आने लगा। बहुत शानदार, जिनका उत्तर 6 का डी आया हो। आज का 7वां प्रश्न, सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैं इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम क्या कहलाता है? पैच, यूटिलिटी, रेक्टिफिकेशन या इनमें से कोई नहीं? चलिए 7 का उत्तर बताइए, 7 का उत्तर दीजिए। एक तो बताता हूं कि सॉफ्टवेयर में जो त्रुटि आती है उसे हम क्या कहते हैं? बग। सॉफ्टवेयर में त्रुटि को हम क्या बोलते हैं? बग। इन त्रुटियों को ढूंढ के ठीक करने को हम क्या बोलते हैं? डीबग। याद रखिएगा ये बात, डीबग। एक बार फिर से मैं बताता हूं, दोनों चीज याद रखिएगा, इसके बाद उत्तर तो दे रहे। बहुत बढ़िया, जिनका उत्तर आ गया हो, बहुत शानदार, जिनका उत्तर सही आया है। देखिए, सॉफ्टवेयर में जो त्रुटियां आती है उनको हम कहते हैं बग, और त्रुटियों को ढूंढना, उनको ठीक करना, और उनको ठीक करना क्या कहलाता है? डीबग। ठीक, इतने तो याद हो गए। लेकिन सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम, देखिए त्रुटियों को छोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से ही ठीक किया जाता है, जिसको हम कहते हैं पैच। बहुत शानदार, थम्स अप मेरे दोनों हाथों से, जिनका उत्तर 7 का ए आया है। यानी सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए हम पैच प्रोग्राम का यूज करते हैं, जो प्रोग्राम यूज होता है उसे पैच कहते हैं। बहुत बढ़िया। 8वां नंबर, अनुदेशों का समूह जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बतलाता है, कहलाता है, क्या कहलाता है? कंपाइलर, डीबगर, यहाँ पे डीबग कर लीजिए, बगर मत कीजिए, डीबग, प्रोग्राम या इंटरप्रेटर? बताइए, कंपाइलर, डीबग, प्रोग्राम या इंटरप्रेटर? 8 का उत्तर दीजिए। ये क्वेश्चन मैंने एक बार और करा रखे हैं। अनुदेशों का समूह जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बतलाता है, क्या कहलाता है? देखिए, बहुत बढ़िया। अब जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उनको कोई काम करना है, तो उनको काम कौन बताता है, कैसे कैसे वो चलते हैं? तो उनका एक क्या होता है? सही प्रोग्राम होता है। बहुत बढ़िया, जिनका उत्तर आया सी। देखे होंगे कि बड़े बड़े जो नेता मंत्री होते हैं उनका एक प्रोग्राम यानी शेड्यूल बना होता है कि मुझे कहाँ कहाँ किस डेट को जाने होते हैं। चलिए 9वां नंबर, उपयोगकर्ता यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है? हार्ड डिस्क की प्रॉपर्टी देखकर, बूटिंग के दौरान प्रोग्राम की सूची देखकर, डिस्क की फाइलें देखकर, या इनमें से कोई नहीं? 9 का उत्तर जो सही देगा मेरे हाथों से थम्स अप। चलिए 9 का उत्तर दीजिए। वाह, शानदार 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 जवाब, जिनका भी आया है बी। बूटिंग के दौरान जब हम बूटिंग करते हैं तो प्रोग्राम की सूची देखकर निर्धारित करते हैं उपयोगकर्ता कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है। बहुत बढ़िया। आज का 10वां प्रश्न, रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं? स्मृति में, सीपीयू में, इनपुट आउटपुट यूनिट हो गए यहाँ पे, यूनिट में, या रोम या ईपीरोम में? बताइए। रजिस्टर, ये आपको मैंने पढ़ाया है कंप्यूटर बहुत बढ़िया से, तो अगर जो वीडियो देखे होंगे वो तो सही बताएंगे, बाकी लोग भी बताइए। बहुत शानदार आप जवाब दे रहे हैं। 10 का उत्तर दीजिए। सुपर जवाब, जिनका उत्तर आया हो डी। बहुत ही बढ़िया। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताऊंगा, रजिस्टर कहाँ लगता है? तो सीपीयू में लगता है, मतलब सीपीयू में लगा हुआ रहता है। मदरबोर्ड में वैसे आपको बहुत सारी चीज़ देखने को मिलते हैं। एक उच्च गति वाला इलेक्ट्रॉनिक भंडार यूनिट है, उच्च गति वाला इलेक्ट्रॉनिक भंडार इकाई है ये रजिस्टर। बहुत बढ़िया। उच्च गति स्मृति तत्व है जो कहाँ होता है? रोम या ईपीरोम। रोम को हम क्या बोलते हैं? रोम को बोलते हैं आप नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल यानी गैर, इसे हम क्या बोलते हैं? सबसे पहले तो ये समझिए कि यह स्थायी है, ठीक है ना, तो इसे हम गैर परिवर्तनशील कहते हैं।
गैर परिवर्तनशील, यहाँ लिखने में थोड़ा दिक्कत है। नॉन वोलेटाइल यानी गैर परिवर्तनशील, यानी इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो रोम क्या है? अस्थाई मेमोरी, ठीक है। और ईपीरोम क्या होगा? वो भी अस्थाई मेमोरी है, क्योंकि रोम के ही पार्ट हैं ईपीरोम। चलिए बहुत बढ़िया। 11वां नंबर कंप्यूटर का इनबिल्ट मेमोरी है। ये बहुत बढ़िया, कंप्यूटर इनबिल्ट मेमोरी या बिल्ट इन मेमोरी कौन सी है? रोम, प्रॉम, ईपीरोम या रैम? 11 का जो सही उत्तर देगा मेरे हाथ दोनों हाथों से थम्स अप रहेगा। रैम को हम क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। ये होता है वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी, यानी हम इसे कहेंगे परिवर्तनशील मेमोरी, परिवर्तनशील मेमोरी। ये परिवर्तनशील होता है, ये चेंज हो जाता है, ठीक है। और ये अस्थाई मेमोरी होता है रैम। बहुत बढ़िया, जिनका उत्तर आया है 11 का ए, रॉम, कंप्यूटर का बिल्ट इन। बिल्ट इन समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए बिल्ट इन का मतलब कि जैसे आप स्कूल जाने से पहले बहुत सारी चीज़ें आपको माताजी सिखा देती हैं, तो वो आपके मेमोरी में बिल्कुल पूरी तरह फिट है कि बेटा लड़ना मत, बेटा या बेटी लड़ना मत, स्कूल में मन लगा के पढ़ना, बाएं तरफ चलना। ये आपको कौन फिट किया है? मम्मी आपकी। तो कंप्यूटर में जो बिल्ट इन मेमोरी होता है रोम, ये चेंज नहीं होता है, राइट। चेंज होता भी है बहुत रेयर केस में, बट ये गैर परिवर्तनशील है, तो ये इनबिल्ट मेमोरी है। बहुत बढ़िया, जिनका उत्तर आया है 11 का उत्तर ए। 12वें नंबर पे चलते हैं। फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है, कहाँ पे? रैम में, सेकेंडरी स्टोरेज में, मदरबोर्ड में या प्राइमरी स्टोरेज में? चलिए उत्तर सोच समझ के 12 का दीजिएगा। 12 का उत्तर बताइए। देखिए, जब कंप्यूटर बंद करेंगे तो डाटा सेकेंडरी स्टोरेज में चला जाता है। बहुत बढ़िया, जिनका उत्तर आया है 12 का बी। 13वें नंबर पे चलते हैं। जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? बताइए। रैम में, रोम में, फ्लैश मेमोरी, सीडी रोम, और ई ऑप्शन तो नहीं होना चाहिए था। चलिए खैर बताइए, 13 का उत्तर दीजिए। जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए और बताइए। मैंने अभी इसकी चर्चा भी की है। बहुत शानदार उत्तर, जिनका उत्तर है रैम, यानी अस्थायी मेमोरी है ये। रोम क्या है? अस्थायी है, परमानेंट है, ये याद रखिएगा, राइट। ये परमानेंट है। बहुत बढ़िया। 14वें नंबर पे कैश मेमोरी या कैच इसे कहा जाता है। कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है, ये सब मैं करा चुका हूं, आपको पढ़ा चुका हूं। स्थायी भंडारण के लिए, मेमोरी और प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए, महत्वपूर्ण डेटा के लिए, या इनमें से कोई नहीं? कैच मेमोरी बताइए। अच्छा, आपको ये नंबर शायद नहीं दिख रहे होंगे ना, कट गए हैं। ये 14 नंबर है, याद रखिएगा। 14 नंबर है, मैं बोलते जा रहा हूँ 14 नंबर है ये, राइट। ये नंबर थोड़े कट गए हैं, 14 नंबर। चलिए बहुत बढ़िया, जिनका उत्तर है बी, मेमोरी और प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए। प्रोसेसर की गति में वृद्धि कौन कराता है? तो याद रखिएगा, ये कैच मेमोरी, CACH, इसे हम इंग्लिश में CACH, कैच या कैश एक ही बात है। ये क्या करता है? तो इसके प्रयोग से प्रोसेसर जो आपका होता है ना, वो फास्ट चलता है। तो कैच मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट, मेमोरी और प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को दूर करके, और ये प्रोसेसर की गति में वृद्धि करता है। बहुत बढ़िया। आज का 15वां प्रश्न, ये देखिए, इसका ऑप्शन एक बार दिखा देता हूं मैं, ये। चलिए बताइए। कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण कहलाता है? डायनेमिक डाटा एक्सचेंज, डायनेमिक डिस्क एक्सचेंज, डॉजी डाटा एक्सचेंज या डॉगमेटिक डाटा एक्सचेंज? बताइए, उत्तर दीजिए। 15 का उत्तर बताइए मुझे। 15 का उत्तर दीजिए। वाह, शानदार जवाब, जिनका उत्तर आ गया हो 15 का, बहुत बढ़िया। ए, डायनेमिक डाटा एक्सचेंज कहते हैं कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण डायनेमिक डाटा एक्सचेंज कहलाता है। बहुत बढ़िया। आज का 16वां प्रश्न, सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? चलिए बताइए, उत्तर दीजिए। सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? चलिए बताइए। ये मेमोरी यूनिट है। उत्तर दीजिए। थोड़ा सा मैं टाइम देता हूं यहां पे, क्योंकि आपको मिलान करने होते हैं। शानदार जवाब, जिनका उत्तर अभी तक आ गया हो। वैसे मैं बता दूं, 1 KB में 1024 बाइट होते हैं। 1 KB बराबर 1024, सॉरी उल्टा में लिख दिया ना।
सॉरी 1024 बाइट बराबर 1 KB। ठीक है, ये उत्तर बहुत बढ़िया, जिनका उत्तर डी आया है। और 1024 KB बराबर 1 MB, 1024 MB बराबर 1 GB, 1024 GB बराबर 1 TB यानी टेराबाइट। बहुत बढ़िया उत्तर। 17 नंबर पे चलते हैं। कंप्यूटर में एक निब्बल कितने बिट को निरूपित करता है? चलिए बताइए। एक निब्बल, ये मैं हटा देता हूँ ये ऑप्शन, बाकी इन्हीं चार में से कोई उत्तर होगा। 4, 8, 16 या 32, कंफ्यूज मत होइएगा। एक निब्बल कितने बिट को कहते हैं? 17 का जिनका उत्तर आ रहा हो, बहुत बढ़िया, ए, बहुत बढ़िया। एक निब्बल बराबर होता है 4 बिट। बहुत बढ़िया। 18 नंबर, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? चलिए बताइए। इंफोसिस, TCS, विप्रो या HCL टेक। 18 का उत्तर बताइए। 18 का उत्तर दीजिए सही सही। वाह वाह वाह, क्या बात है, शानदार उत्तर आ रहे हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा TCS, टाटा। यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, मैं लिख देता हूँ, कंसल्टेंसी होगा। कंसल्टेंसी, CONSUL, कंसल्टेंसी, TANCY, कंसल्टेंसी सर्विस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। और ये जमशेदपुर में भी आपको देखने को मिलता है। राइट, बहुत बढ़िया। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी TCS। चलिए, आज का 19वां प्रश्न। GIF का आशय है जियोग्राफिकल इमेज फॉर्मेट। बताइए। ग्लोबल इमेज फॉर्मेट, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट या इनमें से कोई नहीं? 19 का उत्तर बताइए। 19 का उत्तर दीजिए। 19 का उत्तर बताइए फटाफट। सही उत्तर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। 19 का जिनका उत्तर आया है C, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। बहुत ही बढ़िया। अब आज का 20वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा। ये जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बूट रूटीन यह टेस्ट करता है। एक बार और क्वेश्चन आया है, ये भी हटा देता हूं मैं। चलिए, ई वाला। रैम टेस्ट, डिस्क ड्राइव टेस्ट, मेमोरी टेस्ट या पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बूट रूटीन यह टेस्ट करता है। क्या टेस्ट करता है बताइए? 20 का उत्तर दीजिए। वाह, शानदार उत्तर जिनका आया है डी, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। 21वां नंबर। पोस्ट यानी POST का पूरा रूप है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, प्रोग्राम ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सिस्टम टेस्ट, इसको मैं हटा देता हूं, या प्रोग्राम ऑन सिस्टम टेस्ट। ये सही उत्तर दीजिए। वाह, शानदार जवाब, बहुत बढ़िया। लगभग लोग बहुत बढ़िया उत्तर दे रहे हैं, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। मैं एक बार आपको पीछे लिए चलता हूं। 20 नंबर प्रश्न पे यही तो पूछा था, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। यहां पे था POST, यही तो है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। बहुत शानदार। 22वां नंबर। जब आप कंप्यूटर बूट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो क्या होता है? थोड़ा मैं इसको छोटा करके दिखा देता हूं। चलिए, उत्तर दीजिए। जब आप कंप्यूटर बूट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क से रैम में कॉपी किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में डिस्क में कॉपी किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश कंपाइल किए जाते हैं या कंप्यूटर बंद हो जाता है। उत्तर सही दीजिएगा। सुपर, शानदार। कुछ लोग गड़बड़ जवाब दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। जिनका उत्तर 22 का आ गया है, जब आप कंप्यूटर बूट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क से रैम में कॉपी किया जाता है। राइट, तो चलिए आज का ये, अच्छा 22 ही है, सॉरी 22 क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो ये था आपका कंप्यूटर टेस्ट 2। ठीक है, आप लोग जुड़ते हैं बहुत अच्छे से, यहाँ पे टेस्ट देते हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप सब नियमित रूप से टेस्ट देते रहें, और थोड़े बदलाव की ज़रूरत जो आपको लगे वो आपके कमेंट सुझाव ज़रूर दीजिएगा। और टेस्ट कैसा लग रहा है ये भी एक बार बताइएगा मुझे, ताकि देखो इससे क्या होता है कि जब आप बताते हैं ना कि टेस्ट में ये चेंजिंग चाहिए, या टेस्ट में सर ये ऐसे कीजिए या कंटिन्यू रखिए,
तो एक वहाँ से मोटिवेशन मिलती है कि चलो इनके लिए मैं कुछ अच्छा बेहतर कर पाऊँ, और मैं बेहतर करने के प्रयास में हमेशा लगा रहता हूँ कि ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए और आप एग्जामिनेशन दे के आएँ तो कम से कम ये हो कि हाँ सर ने बहुत मदद की थी और हमने भी बहुत आपसे मेहनत करवाई। देखिए मेहनत आप ही को करना है, ठीक है ना, मैं यहाँ से केवल आपको गाइड कर सकता हूँ। तो चलिए अपने लाइफ में आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अपनी तैयारी में नियमित रूप से लगे रहिए। आज के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।